बेलोट की मौत। 3 और 4 जुलाई के दिनों में तापमान 57 डिग्री तक रहा। यह अभियान के दौरान देखा गया सबसे उच्च तापमापी बिंदु था। लेकिन गुरुवार 5 तारीख को हवा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गई और उसके साथ भयंकर बर्फीले तूफान भी आए। पिछली रात थर्मामीटर 23 डिग्री तक गिर गया। हेटेरस ने चालक दल की बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। पिछले 13 दिनों से केप डंडास से फॉरवर्ड 1 और डिग्री उत्तर की ओर नहीं बढ़ पाया था, इसलिए क्लिफ्टन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया दल अब संतुष्ट नहीं था, लेकिन हेटेरस की तरह वेलिंगटन चैनल में जाने की इच्छा रखता था और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करता था। ब्रिगेड को पाल के नीचे जाने में कुछ कठिनाई हुई, लेकिन हेटेरस ने रात के दौरान अपने मिज़ेन सेल, अपने टॉपसेल और अपने गैलेंट सेल को सेट किया। बर्फ के मैदानों के बीच में साहपूर्वक आगे बढ़े, जहां धारा दक्षिण की ओर बह रही थी। चालक दल इस घुमावदार नेविगेशन से थक गया था, जिसने उन्हें लगातार पाल पर काम करने के लिए मजबूर किया। वेलिंगटन चैनल बहुत चौड़ा नहीं है। ये पूर्व में उत्तरी डेवोन और पश्चिम में कॉर्नवालिस द्वीप से घिरा है। इस द्वीप को लंबे समय से एक प्रायद्वीप माना जाता था। ये सर जॉन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने 1846 में पहली बार इसके चारों ओर नौकायन किया था। पश्चिम से शुरू करके चैनल के उत्तर में उसी बिंदु पर वापस आए थे। वेलिंगटन चैनल की खोज 1851 में कैप्टन पेनी ने वेलर्स लेडी फ्रैंकलिन और सोफिया में की थी। उनके एक लेफ्टिनेंट स्टीवर्ट 76 डिग्री 20 अक्षांश में केप बीचा पहुंचे और खुले समुद्र की खोज की, वह खुला समुद्र जो हेटरस का सपना था। स्टीवर्ट ने जो पाया है वह मैं भी पा लूंगा, उसने डॉक्टर से कहा, तब मैं ध्रुव की ओर रवाना हो सकूंगा। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा दल, मेरे चालक दल, हेटेरस ने गंभीरता से कहा। फिर धीमी आवाज में, बेचारे लोग, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये पहली बार था जब उसने कप्तान से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सुना था। नहीं, उसने पूरी ऊर्जा के साथ दोहराया, उन्हें मेरा अनुसरण करना होगा। वे मेरा अनुसरण करेंगे। हालांकि फॉरवर्ड को बर्फ की धाराओं के टकराव से डरने की कोई बात नहीं थी, जो अभी भी काफी दूर थीं। वे उत्तर की ओर बहुत कम आगे बढ़े, क्योंकि विपरीत हवाओं ने अक्सर उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया। उन्होंने केप स्पेंसर और इनिस को धीरे धीरे पार किया और मंगलवार 10 तारीख को क्लिफ्टन की बड़ी खुशी के लिए 75 डिग्री पार कर लिया। फॉरवर्ड तब ठीक उसी जगह पर था जहां अमेरिकी जहाज़ों रेस्क्यू और एडवांस को ऐसे भयानक खतरों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर केन इस अभियान का हिस्सा थे। सितंबर 1850 के अंत में ये जहाज एक बर्फ के ढेर में फंस गए और उन्हें जबरन लैंकेस्टर स्ट्रेट में ले जाया गया। ये शेंडन ही था जिसने ब्रिगेड के कुछ क्रू के सामने जेम्स वॉल को इस आपदा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, एडवांस और रेस्क्यू जहाज बर्फ से इतने लड़खड़ा गए थे कि उन्हें जहाज पर आग जलाकर छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे गिरने से नहीं रुका। पूरी सर्दी के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण चालक दल को बर्फ के ढेर में बंदी बनाकर रखा गया, जो किसी भी समय अपने जहाज को छोड़ने के लिए तैयार थे। 3 सप्ताह तक उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं बदले। वे उस भयावह स्थिति में 1000 मील से अधिक समय तक बहते रहे, जब अंत में उन्हें बफिन सागर के बीच में फेंक दिया गया। पहले से ही बुरी तरह से तैयार चालक दल पर इस भाषण का क्या असर हुआ, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस बातचीत के दौरान जॉनसन डॉक्टर से उसी इलाके में हुई एक घटना के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि उन्हें बताएं कि ब्रिगेड 75 डिग्री 30 अक्षांश पर कब थी, और जब वे वहां से गुजरे तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, ये तो वही था। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर ने कहा, आपका मतलब है कि लेफ्टिनेंट बेलोट की मृत्यु वहीं हुई? हाँ, मिस्टर क्लोबोनी, वह अब तक का सबसे अच्छा और बहादुर व्यक्ति था। यह उत्तरी डेवोन तट पर हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसा होना ही था, लेकिन अगर कैप्टन पुलिन जल्दी जहाज पर लौट आते तो ऐसा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा, जॉनसन? मेरी बात सुनो, मिस्टर क्लोबोनी, और तुम देखोगे कि अस्तित्व अक्सर किस हल्के धागे पर टिका होता है। क्या तुम्हें पता है कि लेफ्टिनेंट बेलोट ने अपना पहला अभियान 1850 में फ्रैंकलिन की खोज में किया था?
हाँ, प्रिंस एल्बर्ट पर। ठीक है, जब वह फ्रांस वापस आया तो उसने कैप्टन इंग्लफील्ड के नेतृत्व में फीनिक्स पर चढ़ने की अनुमति प्राप्त की। मैं जहाज पर एक नाविक था। हम ब्रेडलबेन के साथ बीचे द्वीप पर खाद्य सामग्री ले जाने आए थे। दुर्भाग्यवश हमें वे सामान नहीं मिले। अच्छा, हम अगस्त की शुरुआत में बीचे द्वीप पर पहुंचे। 10 तारीख को कैप्टन इंग्लफील्ड ने फीनिक्स को छोड़ दिया और कैप्टन पुलेन के पास वापस आ गए, जो 1 महीने के लिए अपने जहाज नॉर्थ स्टार से अलग हो गए थे। जब वे वापस आए तो उन्होंने सर एडवर्ड बेल्चर को अपने एडमिरल्टी डिस्पैच भेजने के बारे में सोचा, जो वेलिंगटन चैनल में सर्दियां बिता रहे थे। हमारे कप्तान के जाने के कुछ देर बाद कैप्टन पुलेन अपने जहाज पर वापस आ गए। वे कैप्टन इंग्लफील्ड के जाने से पहले क्यों नहीं पहुंचे? लेफ्टिनेंट बेलोट को डर था कि हमारे कप्तान बहुत देर तक बाहर रहेंगे, और यह जानते हुए कि एडमिरल्टी डिस्पैच तुरंत भेजे जाने चाहिए, उन्होंने उन्हें खुद लेने की पेशकश की। उन्होंने दोनों जहाज़ों की कमान कैप्टन पुलेन को छोड़ दी और 12 अगस्त को एक स्लेज और एक इंडियाबा नाव के साथ रवाना हुए। हमने सोचा कि सर एडवर्ड बेल्चर चैनल के उत्तर में बीचा केप के पड़ोस में मिलेंगे। हम पूर्वी तट के साथ अपनी स्लेज के साथ वहां पहुंचे। पहले दिन हमने केप इनिस से लगभग 3 मील की दूरी पर डेरा डाला। अगले दिन हम केप बोडेन से लगभग 3 मील की दूरी पर बर्फ के एक खंड पर रुके। चूंकि जमीन लगभग 3 मील की दूरी पर थी, इसलिए लेफ्टिनेंट बेलोट ने रात के समय वहां जाने और डेरा डालने का फैसला किया, जो दिन के समान ही उजाला था। उन्होंने अपनी इंडियाबा डोंगी में वहां पहुंचने की कोशिश की। उन्हें दक्षिण पूर्व से आने वाली तेज हवा ने 2 बार पीछे धकेल दिया। हार्वे और मडेन ने अपनी बारी में मार्ग का प्रयास किया, और वे अधिक भाग्यशाली रहे। उन्होंने अपने साथ एक रस्सी ली और तट और स्लेज के बीच एक संचार स्थापित किया। 3 वस्तुओं को रस्सी के माध्यम से ले जाया गया, लेकिन चौथे प्रयास में हमने महसूस किया कि हमारा बर्फ का खंड हिल रहा है। श्री बेलोट ने अपने साथियों को रस्सी छोड़ने के लिए कहा, और हम तट से बहुत दूर खींचे गए। हवा दक्षिण पूर्व से बह रही थी और बर्फबारी हो रही थी, लेकिन हम ज्यादा खतरे में नहीं थे और लेफ्टिनेंट भी हमारी तरह वापस आ सकता था। यहाँ जॉनसन क्षण भर के लिए रुके और घातक तट पर एक नज़र डाली और आगे बोले। जब हमारे साथी हमारी नज़रों से ओझल हो गए, तो हमने अपने स्लेज के तंबू के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। फिर अपने चाकुओं से हमने बर्फ में एक घर काटना शुरू कर दिया। बेलोट ने आधे घंटे तक हमारी मदद की और हमसे हमारी स्थिति के खतरे के बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, भगवान की कृपा से, उन्होंने जवाब दिया, हमारे सिर का एक बाल भी नहीं कटेगा। मैंने उनसे पूछा कि अभी कितने बजे हैं, और उन्होंने उत्तर दिया, लगभग 6:15 बजे हैं। गुरुवार 18 अगस्त की सुबह 6:15 बजे थे। तब बेलोट ने अपनी किताबें बांधी और कहा कि वे जाकर देखेंगे कि बर्फ कैसे तैरती है। वे सिर्फ 4 मिनट ही गए थे जब मैं उन्हें देखने के लिए बर्फ के ब्लॉक के चारों ओर घूमा। मैंने उनकी छड़ी को एक दरार के दूसरी तरफ देखा, जो लगभग 5 फैदम चौड़ी थी, जहां बर्फ टूटी हुई थी, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं देख पाया। मैंने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हवा बहुत तेज चल रही थी। मैंने बर्फ के ब्लॉक के चारों ओर देखा, लेकिन बेचारे लेफ्टिनेंट का कोई पता नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है उसका क्या हुआ होगा? डॉक्टर ने बहुत दुखी होकर पूछा। मुझे लगता है कि जब बेलोट आश्रय से बाहर निकले तो हवा ने उन्हें दरार में उड़ा दिया, और चूंकि उनका ग्रेटेकोट बटन से बंधा हुआ था, इसलिए वे तैर नहीं सकते थे। ओह क्लोबोनी, मैं अपने जीवन में कभी इतना दुखी नहीं हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वे कर्तव्य के शिकार थे, क्योंकि कैप्टन पुलेन के निर्देशों का पालन करने के लिए ही उन्होंने जमीन पर उतरने की कोशिश की थी। वे एक अच्छे इंसान थे, हर कोई उन्हें पसंद करता था, यहाँ तक कि एस्क्विमॉक्स ने भी। जब पाउंड बे से लौटने पर कैप्टन इंग्लफील्ड से उनके भाग्य के बारे में जाना, तो वे भी रो पड़े, जैसे मैं अभी रो रहा हूँ। बेचारा बेलोट। लेकिन आप और आपके साथी जॉनसन, आप जमीन पर कैसे पहुंच पाए? डॉक्टर ने पूछा। ओह, हम बर्फ के टुकड़े पर 24 घंटे और रहे, बिना भोजन या गोलीबारी के, लेकिन अंत में हम एक बर्फ के मैदान के पास पहुंचे। हम उस पर कूद गए
और एक पतवार की मदद से हमने खुद को एक हिमखंड से बांध लिया जिसे हम एक बेड़ा की तरह चला सकते थे, और हम जमीन पर पहुंच गए, लेकिन हमारे बहादुर अधिकारी के बिना। जब तक जॉनसन ने अपनी कहानी समाप्त की, तब तक फॉरवर्ड जहाज घातक तट से गुजर चुका था और जॉनसन ने दर्दनाक तबाही के स्थान को खो दिया। अगले दिन उन्होंने ग्रिफिन बे को स्टारबोर्ड पर छोड़ दिया, और 2 दिन बाद केप ग्रिनिल और हेल्पमैन। आखिरकार 14 जुलाई को उन्होंने ओसबोर्न पॉइंट को दोगुना कर दिया, और 15 तारीख को ब्राइग ने चैनल के छोर पर बेरिंग बे में लंगर डाला। नेविगेशन बहुत मुश्किल नहीं था। हेटेरस को लगभग उतना ही मुक्त समुद्र मिला जितना कि बेलचर ने पायनियर और असिस्टेंस के साथ 77 डिग्री उत्तर में जाकर सर्दियों में बिताया। यह 1852 और 1853 में था, उनके पहले शीतकालीन प्रवास के दौरान, क्योंकि उन्होंने 1853 से 1854 की सर्दियां बेरिंग बे में बिताईं, जहां फॉरवर्ड अब लंगर डाले हुए था। उन्हें इतना कष्ट हुआ कि उन्हें बर्फ के बीच में असिस्टेंस छोड़ना पड़ा। शेंडन ने ये सभी विवरण पहले से ही असंतुष्ट नाविकों को बताए। क्या हेटेरस को पता था कि उसके पहले अधिकारी ने उसे धोखा दिया था? ये कहना असंभव है। अगर उसे पता था तो उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बेरिंग खाड़ी के शीर्ष पर एक संकरी नहर है जो वेलिंगटन और क्वींस चैनल को एक दूसरे से जोड़ती है। वहां बर्फ के बेड़े एक दूसरे से सटे हुए हैं। हेटेरस ने हैमिल्टन द्वीप के उत्तर में दर्रे साफ करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार रही। हवा विपरीत थी। बेकार प्रयासों में 5 कीमती दिन बर्बाद हो गए। तापमान फिर भी कम हो गया और 19 जुलाई को 26 डिग्री तक गिर गया। अगले दिन यह और बढ़ गया, लेकिन सर्दी के इस पूर्वाभास के कारण हेटेरस को और अधिक प्रतीक्षा करने में डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हवा पश्चिम की ओर रहेगी और जहाज की प्रगति को रोक देगी। हालांकि वो उस बिंदु पर पहुंचने की जल्दी में था जहां स्टीवर्ट खुले समुद्र से मिला था। 19 तारीख को उसने किसी भी कीमत पर चैनल में जाने का फैसला किया। हवा सीधे ब्राइग पर चली, जो अपने पेंच के साथ उसके खिलाफ खड़ी हो सकती थी। अगर हेटेरस को अपने ईंधन को कम करने के लिए बाध्य नहीं किया गया होता। दूसरी ओर चैनल इतना चौड़ा था कि लोगों को ब्राइग को खींचने की अनुमति नहीं थी। हेटेरस ने पुरुषों की थकान पर विचार न करते हुए व्हीलर्स द्वारा समान परिस्थितियों में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों का सहारा लेने का निश्चय किया। पुरुषों ने बारी बारी से नाव को खेना ताकि हवा के विरुद्ध ब्राइग को आगे बढ़ाया जा सके। फॉरवर्ड धीरे धीरे चैनल में आगे बढ़ा। पुरुष थक गए थे और जोर जोर से बड़बड़ा रहे थे। वे 23 जुलाई तक इसी तरह चलते रहे, जब वे क्वींस चैनल में बेरिंग द्वीप पर पहुंचे। हवा अभी भी उनके खिलाफ थी। डॉक्टर ने पुरुषों की सेहत को बहुत खराब पाया और उनमें स्कवी के पहले लक्षण देखे। उन्होंने इस भयानक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया और पुरुषों को नींबू का रस वितरित किया। हेटेरस ने देखा कि अब वह अपने दल पर भरोसा नहीं कर सकता। तर्क और दयालुता अप्रभावी थी, इसलिए उसने भविष्य के लिए कठोरता का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसे शेंडन और वॉल पर संदेह था, हालांकि वे खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। हेटेरस के पास डॉक्टर, जॉनसन, बेल और सिम्पसन थे। वे उसके लिए तन मन से समर्पित थे। अनिर्णित लोगों में फोकर, बोल्टन, बंदूक बनाने वाला वोलस्टन और पहला इंजीनियर ब्रंटन थे, और वे किसी भी समय कप्तान के खिलाफ हो सकते थे। पेन, ग्रिपर, क्लिफ्टन और वारेन के लिए वे खुले विद्रोह में थे। वे अपने साथियों को कप्तान को इंग्लैंड लौटने के लिए मजबूर करने के लिए राजी करना चाहते थे। हेटेरस ने जल्द ही देखा कि वह ऐसे दल के साथ अपने जहाज पर काम करना जारी नहीं रख सकता। वह बेरिंग द्वीप पर 24 घंटे बिना एक कदम आगे बढ़े रहा। मौसम और भी ठंडा हो गया, क्योंकि इन उच्च अक्षांशों में जुलाई में सर्दी का एहसास होने लगता है। 24 तारीख को थर्मामीटर 22 डिग्री तक गिर गया। रात के समय नई बर्फ जमती थी और अगर बर्फ गिरती तो वह इतनी मोटी हो जाती कि वह एक आदमी का वजन सहन कर सकती थी। समुद्र में पहले से ही वह गंदा रंग दिखाई देने लगा था जो पहले क्रिस्टल बनने से पहले होता है। हेटेरस इन खतरनाक लक्षणों को गलत नहीं समझ सकता था। अगर चैनल बंद हो गए तो उसे उस जगह से बहुत दूर सर्दी बितानी पड़ेगी जहां पहुंचने के लिए उसने यात्रा शुरू की थी।
बिना उस खुले समुद्र की झलक देखे जिसे उसके पूर्ववर्तियों ने बहुत करीब बताया था। फिर उसने उत्तर की ओर कई डिग्री आगे बढ़ने का संकल्प लिया, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, ये देखते हुए कि वह नाविकों की इच्छा के बिना पतवारों का उपयोग नहीं कर सकता था, न ही विपरीत हवा में नौकायन कर सकता था। उसने फिर से भाप चलाने का आदेश दिया। विद्रोह की शुरुआत। इस अप्रत्याशित आदेश पर फॉरवर्ड जहाज पर बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ लोग चिल्लाए, आग जलाओ। किससे? दूसरों ने पूछा। जबकि हमारे पास केवल 2 महीने का कोयला है। पेन ने कहा, हम सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए क्या करेंगे? क्लिफ्टन ने पूछा। ग्रिपर ने उत्तर दिया, हमें ब्रिगेड को उसकी जल सीमा तक जलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और स्टोव को मस्तूलों से भर दो, वॉरेन ने कहा। शेंडर ने वॉल की ओर देखा। स्तब्ध इंजीनियर मशीन रूम में जाने से हिचकिचा रहे थे। क्या तुमने मेरी बात सुनी? कप्तान ने चिढ़कर कहा। ब्रंटन ने हैचवे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन नीचे जाने से पहले वह रुक गया। मत जाओ, ब्रंटन, एक आवाज सुनाई दी। कौन बोला? हेटेरस चिल्लाया। मैंने किया, पेन ने कप्तान की ओर बढ़ते हुए कहा। और तुमने क्या कहा? हेटेरस ने पूछा। मैं कहता हूँ, पेन ने कसम खाते हुए उत्तर दिया, मैं कहता हूँ, हम बहुत थक चुके हैं और हम आगे नहीं जाएंगे। तुम हमें भूख से नहीं मारोगे और सर्दियों में काम नहीं करोगे और वे आग नहीं जलाएंगे। मिस्टर शेंडन, हेटेरस ने शांति से उत्तर दिया, उस आदमी को बेड़ियां पहना दो। लेकिन कप्तान, शेंडन ने जवाब दिया, वह आदमी क्या कहता है? अगर तुम वही दोहराओगे जो उस आदमी ने कहा था, हेटेरस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे केबिन में बंद करके रख दूंगा और तुम्हारी रखवाली करूंगा। उस आदमी को पकड़ो। क्या तुमने सुना? जॉनसन, बेल और सिम्पसन नाविक की ओर बढ़े, जो बहुत गुस्से में था। जो मुझे सबसे पहले छुएगा, उसने हाथ में भाला लहराते हुए कहा। हेटेरस उसके पास आया। पेन, उसने शांति से कहा, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा दिमाग उड़ा दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने पिस्तौल को कोक किया और नाविक पर निशाना साधा। एक बड़बड़ाहट सुनाई दी। एक शब्द भी मत बोलो, यारों, हेटेरस ने कहा, नहीं तो वह आदमी मर जाएगा। जॉनसन और बेल ने पेन को निहत्था कर दिया, जिसने अब कोई प्रतिरोध नहीं किया, और उसे पकड़ में डाल दिया। जाओ, ब्रंटन, हेटेरस ने कहा। इंजीनियर, उसके पीछे प्लोवर और वॉरेन अपनी पोस्ट पर चले गए। हेटेरस वापस श्रॉच के लिए गया। डॉक्टर ने कहा, वह पेन एक बुरा आदमी है। कोई भी व्यक्ति कभी भी मृत्यु के इतना निकट नहीं आया है। कप्तान ने सरलता से उत्तर दिया। जल्दी ही भाप उठ गई, लंगर तौले गए, और फॉरवर्ड ने अपनी स्टील की नाव से युवा बर्फ को काटते हुए पूर्व की ओर रुख कर लिया। बेरिंग द्वीप और बीचर पॉइंट के बीच बर्फ के मैदानों के बीच में काफी संख्या में द्वीप हैं। नदियां समुद्र के इस हिस्से को काटने वाली छोटी छोटी नहरों में एक साथ जमा हो जाती हैं। अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उनमें एकत्रीकरण की प्रवृत्ति थी। जगह जगह टीले बन गए थे, और ये द्रव्यमान, जो पहले से ही अधिक सघन और एक दूसरे के करीब थे, जल्द ही एक अभेद्य द्रव्यमान का निर्माण करेंगे। फॉरवर्ड ने बर्फीले तूफानों के बीच बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया। हालांकि इन क्षेत्रों की जलवायु की विशेषता वाली गतिशीलता के साथ समय समय पर सूरज दिखाई देता था, तापमान कई डिग्री बढ़ जाता था, बाधाएं जादू की तरह पिघल जाती थीं, और जहां हिमखंड सभी दर्रों को भरते थे, वहां पानी की एक महीन चादर बिछ जाती थी। क्षितिज उन शानदार नारंगी रंगों से चमक रहा था जो बर्फ की शाश्वत सफेदी से थकी हुई आंखों को आराम देते थे। 26 जुलाई को फॉरवर्ड ने डुंडास द्वीप को पार किया और उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ गया, लेकिन वहां हेटेरस ने खुद को 8 या 9 फीट ऊंचे बर्फ के टीले के सामने पाया, जो तट से अलग हुए छोटे छोटे हिमखंडों से बना था। उसे पश्चिम की ओर मुड़ना पड़ा। बर्फ का लगातार टूटना स्टीमर के शोर के साथ मिलकर आही या कराहने जैसा था। आखिरकार ब्रिगेड को एक चैनल मिला और वह उस पर दर्दनाक तरीके से आगे बढ़ा। अक्सर एक विशाल हिमखंड घंटों तक उसके मार्ग में बाधा डालता था। कोहरे के कारण पायलट की निगरानी में बाधा आती थी। जब तक वह अपने सामने 1 मील तक देख सकता है, वह आसानी से बाधाओं से बच सकता है, लेकिन कोहरे के बीच में अक्सर केबल की लंबाई देखना असंभव था, और लहरें बहुत तेज थीं।
कभी कभी बादल चिकने और सफ़ेद दिखते थे जैसे कि वे बर्फ के टीलों का प्रतिबिंब हों, लेकिन पूरे दिन ऐसे भी होते थे जब सूरज की पीली किरणें दृढ़ कोहरे को भेद नहीं पाती थीं। पक्षी अभी भी बहुत ज्यादा थे और उनकी चीखें बहरा कर देने वाली थीं। तैरती बर्फ पर निष्क्रिय पड़ी सील ने अपने सिर उठाए, बहुत कम भयभीत, और जैसे ही ब्रिगेड गुजरी अपनी लंबी गर्दन हिलाई। जहाज के आवरण के टुकड़े अक्सर बर्फ के संपर्क में आने से घिस जाते थे। आखिरकार 6 दिनों की धीमी नेविगेशन के बाद 1 अगस्त को पॉइंट बीचर को उत्तर में देखा गया। हेट्रस ने अपने मास्टरहेड पर आखिरी कुछ घंटे बिताए। स्टीवर्ट ने 30 मई 1851 को अक्षांश 76 डिग्री 20 के बारे में जो खुला समुद्र देखा था वो बहुत दूर नहीं हो सकता था, लेकिन जहां तक नजर जा सकती थी हेट्रस को इसका कोई संकेत नहीं मिला। वह बिना कुछ कहे नीचे आ गया। क्या आप खुले समुद्र में विश्वास करते हैं? शेंडन ने लेफ्टिनेंट से पूछा। मैं ऐसा नहीं करने लगा हूँ, वॉल ने उत्तर दिया। क्या मैं ये कहने में सही नहीं था कि ये दिखावटी खोज पूरी तरह से कल्पना थी? लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और यहाँ तक कि तुम भी मेरे खिलाफ थे, वॉल। हम भविष्य के लिए तुम पर विश्वास करेंगे, शेंडन। हाँ, उसने कहा, जब बहुत देर हो चुकी होगी, और ऐसा कहकर वह अपने केबिन में वापस चला गया, जहां वह कप्तान के साथ अपने विवाद के बाद से लगभग हमेशा रुका रहता था। शाम को हवा दक्षिण की ओर मुड़ गई। हेटेरस ने ब्रिगेड को पाल के नीचे रखने और आग बुझाने का आदेश दिया। चालक दल को अगले कुछ दिनों तक बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्हें बैरो पॉइंट तक पहुंचने में 1 सप्ताह से अधिक समय लगा। फॉरवर्ड ने 10 दिनों में केवल 30 मील की दूरी तय की थी। वहां हवा फिर से उत्तर की ओर मुड़ गई और पेंच काम करने लगा। हेटेरस को अभी भी 77वें समानांतर से परे एक खुला समुद्र खोजने की उम्मीद थी, जैसा कि सर एडवर्ड बेल्चर ने किया था। क्या उसे इन विवरणों को मनगढ़ंत मानना चाहिए, या क्या सर्दी उस पर पहले ही आ गई थी? 15 अगस्त को माउंट पसी ने अपनी चोटी को, जो अनंत बर्फ से ढकी हुई थी, कोहरे के माध्यम से ऊपर उठाया। अगले दिन सूरज पहली बार डूबा। इस तरह 24 घंटे वाले दिनों की लंबी श्रृंखला समाप्त हो गई। लोगों को लगातार दिन के उजाले की आदत हो गई थी, लेकिन जानवरों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। ग्रीनलैंड के कुत्ते अपने सामान्य समय पर आराम करने चले जाते थे और डिक हर शाम को नियमित रूप से सोता था, जैसे कि आकाश में अंधेरा छा गया हो। फिर भी 15 अगस्त के बाद की रातों में अंधेरा कभी गहरा नहीं था। हालांकि सूरज डूब गया था, फिर भी वह अपवर्तन द्वारा पर्याप्त प्रकाश दे रहा था। 19 अगस्त को एक बहुत अच्छे अवलोकन के बाद उन्होंने पूर्वी तट पर केप फ्रैंकलिन और पश्चिमी तट पर केप लेडी फ्रैंकलिन को देखा। अंग्रेजी लोगों की कृतज्ञता ने 2 विपरीत बिंदुओं को ये नाम दिए थे। शायद फ्रैंकलिन द्वारा पहुंचा गया अंतिम नाम, समर्पित पत्नी का नाम, अपने पति के नाम के विपरीत, सहानुभूति का एक मार्मिक प्रतीक है जिसने हमेशा उन्हें एकजुट किया। डॉक्टर ने जॉनसन की सलाह का पालन करते हुए खुद को कम तापमान सहने के लिए तैयार कर लिया। वह लगभग हमेशा ठंड, हवा और बर्फ का सामना करते हुए डेक पर ही रहता था। वह काफी दुबला हो गया, लेकिन उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। इसके अलावा उसे उम्मीद थी कि उसकी हालत और भी खराब होगी, और वह खुशी खुशी आने वाली सर्दी के लिए तैयार हो गया। उन पक्षियों को देखो, उन्होंने एक दिन जॉनसन से कहा, वे झुंड में दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं। वे चिल्लाकर अलविदा कह रहे हैं। हाँ, मिस्टर क्लोबोनी, कुछ अंतर्ज्ञान उन्हें बताता है कि उन्हें जाना चाहिए, और वे निकल पड़े। मुझे लगता है कि हम में से एक से अधिक लोग उनकी नकल करना चाहेंगे। वे काया हैं, मिस्टर क्लोबोनी, उन जानवरों के पास हमारे जैसे खाने पीने की चीजें नहीं हैं, और उन्हें अपना खाना वहीं से ढूंढना पड़ता है जहां वह मिल जाए। लेकिन नाविकों को, जिनके पैरों के नीचे एक अच्छा जहाज हो, दुनिया के अंत तक जाना चाहिए। तो फिर आप आशा करते हैं कि हेटेरस सफल होगा? वह निश्चित रूप से करेंगे, मिस्टर क्लोबोनी। मैं भी आपकी ही तरह सोचता हूँ, जॉनसन, और अगर उसे सिर्फ एक वफादार साथी चाहिए होता तो उसके पास 2 होंगे। हाँ, जॉनसन, डॉक्टर ने बहादुर नाविक से हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया। प्रिंस एल्बर्ट लैंड, जिस पर फॉरवर्ड उस समय तटवर्ती था,
का नाम ग्रीनलैंड भी है, और हालांकि हेटेरस ने यानकीज से अपनी नफरत के कारण इसे कभी इसके अमेरिकी नाम से नहीं पुकारा, लेकिन आमतौर पर इसे इसी नाम से जाना जाता है। इसे ये दोहरा नाम निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण मिला है। जिस समय पेनी नामक अंग्रेज ने इसे प्रिंस एल्बर्ट नाम दिया, उसी समय रेस्क्यू के कमांडर लेफ्टिनेंट हेवन ने उस अमेरिकी व्यापारी के सम्मान में इसका नाम ग्रीनलैंड रखा, जिसने अपने खर्च पर न्यूयॉर्क से अभियान की तैयारी की थी। जब ब्रिगेड तटवर्ती क्षेत्र में थी, उसे कई अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी पाल के नीचे, कभी भाप के द्वारा नौवहन करना पड़ा। 18 अगस्त को उन्हें ब्रिटानिया माउंटेन दिखाई दिया, जो धुंध के कारण मुश्किल से दिखाई दे रहा था। 30 हिमखंडों द्वारा हमला। अपने जहाज के लंगर डालने के बाद हेटेरस अपने केबिन में वापस आया और अपने नक्शे को ध्यान से देखा। उसने खुद को 76 डिग्री 57 अक्षांश और 99 डिग्री 20 देशांतर पर पाया, यानी 77वें समानांतर से केवल 3 मिनट की दूरी पर। ठीक इसी जगह पर सर एडवर्ड बेल्चर ने पायनियर और असिस्टेंस के साथ अपना पहला शीतकाल बिताया था। यहीं से उसने अपनी स्लेज और नाव यात्रा की योजना बनाई थी। उसने टेबल आइल, उत्तरी कॉर्नवाल, विक्टोरिया द्वीप समूह और बेल्चर चैनल की खोज की। वह 78वें समानांतर पर पहुंचा और देखा कि दक्षिण पूर्व में तट नीचे की ओर था। ऐसा लग रहा था कि यह जोन्स स्ट्रेट तक जाता है, जिसका प्रवेश द्वार बफिन की खाड़ी में है। लेकिन उत्तर पश्चिम में, इसके विपरीत, उसकी रिपोर्ट कहती है, जहां तक नजर जाती थी, खुला समुद्र था। हेटेरस ने मानचित्र के सफेद भाग पर ध्यानपूर्वक विचार किया, जो बर्फ से मुक्त ध्रुवीय बेसिन का प्रतिनिधित्व करता था। स्टीवर्ट, पेनी और बेल्चर जैसी गवाही के बाद मुझे इस पर कोई संदेह नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अगर सर्दी ने इसे पहले ही जमा दिया है। लेकिन नहीं, उन्होंने कई सालों के अंतराल पर अपनी खोज की। यह मौजूद है, और मैं इसे ढूंढूंगा। मैं इसे देखूंगा। हेटेरस ने आगे बढ़कर जहाज की ओर रुख किया। फॉरवर्ड जहाज पर घना कोहरा छाया हुआ था, मास्टरहेड को डेक से अलग करना मुश्किल था। फिर भी हेटेरस ने अपने कौवे के घोंसले से बर्फ मास्टर को नीचे बुलाया और अपनी जगह पर बैठ गया। वो उत्तर पश्चिमी क्षितिज की जांच करने के लिए सबसे कम स्पष्ट अंतराल का लाभ उठाना चाहता था। शेंडन ने लेफ्टिनेंट से यह कहने का मौका नहीं गंवाया। अच्छा वॉल, खुला समुद्र कहाँ है? आप सही थे, शेंडन, और हमारे पास केवल 6 सप्ताह का कोयला है। शायद डॉक्टर हमें कोयले की जगह गर्म करने के लिए कोई वैज्ञानिक ईंधन ढूंढ दे, शेंडन ने जवाब दिया। मैंने सुना है कि आप आग को बर्फ में बदल सकते हैं, शायद वह बर्फ को आग में बदल दे। और वह अपने केबिन में घुस गया, अपने कंधे उचकाते हुए। अगला दिन 20 अगस्त था, और कोहरा कई मिनटों के लिए छट गया। उन्होंने देखा कि हेटेरस उत्सुकता से क्षितिज की ओर देख रहा था, और फिर बिना कुछ बोले नीचे आ गया, लेकिन ये देखना आसान था कि उसकी उम्मीदें फिर से टूट गई थीं। फॉरवर्ड ने लंगर उठाया और उत्तर की ओर अनिश्चित मार्च शुरू किया। जैसे जैसे फॉरवर्ड मौसम के कारण घिसने लगा, मस्तूल उखड़ने लगे, क्योंकि वे अब परिवर्तनशील हवा पर भरोसा नहीं कर सकते थे, और घुमावदार चैनलों में पाल लगभग बेकार हो गए थे। समुद्र पर यहाँ वहाँ बड़े बड़े सफ़ेद निशान दिखाई दिए जैसे तेल के धब्बे, वे आने वाली ठंड का संकेत दे रहे थे। जैसे ही हवा कम हुई, समुद्र तुरंत जमने लगा, लेकिन जैसे ही हवा फिर से चलने लगी, युवा बर्फ टूट गई और बिखर गई। शाम होते होते थर्मामीटर का तापमान 17 डिग्री तक गिर गया। जब ब्रिगेड बंद दर्रे पर पहुंचती थी तो वह एक प्रहारक की तरह काम करती थी और बाधा के विरुद्ध पूरी गति से दौड़ती थी, जिसे वह डुबो देती थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि वह हमेशा के लिए रुक गई है, लेकिन धाराओं की अप्रत्याशित गति ने उसके लिए एक नया मार्ग खोल दिया, और उसने इसका साहपूर्वक लाभ उठाया। जब ब्रिगेड रुकती थी, तो सुरक्षा पाइपों से निकलने वाली भाप ठंडी हवा से संघनित हो जाती थी और डेक पर बर्फ के रूप में गिरती थी। रास्ते में एक और बाधा आ गई, बर्फ के टुकड़े कभी कभी पैडल में उलझ जाते थे, और वे इतने कठोर होते थे कि मशीन की सारी ताकत उन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। तब इंजन को पीछे करना और लोगों को अपने हैंड स्पाइक से पेंचों को साफ करने के लिए भेजना आवश्यक था।
इस सब ने ब्रिगेड को विलंबित कर दिया। ये 13 दिनों तक चला। फॉरवर्ड ने खुद को पेनी स्ट्रेट के साथ दर्दनाक तरीके से घसीटा। चालक दल ने बड़बड़ाया, लेकिन आज्ञा का पालन किया। लोगों ने अब देखा कि वापस जाना असंभव था। उत्तर की ओर जाना दक्षिण की ओर जाने से कम खतरनाक था। उन्हें सर्दियों के बारे में सोचना पड़ा। नाविकों ने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में आपस में बातचीत की और एक दिन उन्होंने रिचर्ड शेंडन को इस बारे में बताया, जो उनके पक्ष में था। दूसरे अधिकारी ने एक अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य भूलकर उन्हें अपने सामने कप्तान के अधिकार के बारे में चर्चा करने की अनुमति दे दी। ग्रिपर ने कहा, तो फिर आप कहते हैं, मिस्टर शेंडन, कि हम अब वापस नहीं जा सकते? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, शेंडन ने उत्तर दिया। तो फिर हमें शीतकाल के बारे में सोचना होगा, एक अन्य नाविक ने कहा। यह एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगली बार, पेन ने कहा, जिसे रिहा कर दिया गया था, हम आप पर विश्वास करेंगे। लेकिन चूंकि मैं मालिक नहीं हूँ, शेंडन ने उत्तर दिया। कौन कहता है कि तुम नहीं हो सकते? पेन ने उत्तर दिया। जॉन हैट्रस जितना चाहे उतना आगे जा सकता है, लेकिन हम उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ग्रिपर ने कहा, आप सभी जानते हैं कि बाफिन सागर की उनकी पहली यात्रा में उनके साथ आए चालक दल का क्या हुआ, और उसके नेतृत्व में फेयरवेल की यात्रा जो स्पिट्सबर्गन समुद्र में खो गई थी। क्लिफ्टन ने कहा। ग्रिपर ने आगे कहा, वह एकमात्र व्यक्ति था जो वापस आया। वह और उसका कुत्ता, क्लिफ्टन ने उत्तर दिया। पेन ने कहा, हम उसकी खुशी के लिए नहीं मरेंगे, और न ही वह इनाम खोना जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, क्लिफ्टन ने रोते हुए कहा। जब हम 78वीं डिग्री पार कर लेंगे और हम उससे बहुत दूर नहीं हैं, मुझे पता है, तो हम सिर्फ 375 पाउंड प्रति व्यक्ति कमाएंगे। लेकिन, ग्रिपर ने उत्तर दिया, क्या हम कप्तान के बिना वापस जाने पर इसे खो नहीं देंगे? नहीं, यदि हम ये साबित कर दें कि हम बाध्य थे, क्लिफ्टन ने उत्तर दिया। लेकिन ये कप्तान है। कोई बात नहीं, ग्रिपर, पेन ने जवाब दिया, हमारे पास एक कप्तान होगा और वह भी अच्छा कप्तान। ये बात मिस्टर शेंडन को पता है। जब एक कमांडर पागल हो जाता है, तो लोग उसका काम तमाम कर देते हैं, और वे दूसरे को ले लेते हैं, है न, मिस्टर शेंडन? शेंडन ने टालमटोल करते हुए उत्तर दिया कि वे उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि क्या होता है। हेटेरस के इर्द गिर्द मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन वह पहले की तरह ही दृढ़, शांत, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी था। आखिरकार, उसने 5 महीनों में वह कर दिखाया था जिसे करने में दूसरे नाविकों को 2 या 3 साल लगे थे। उसे अब सर्दियों में रहना चाहिए, लेकिन इसमें बहादुर नाविकों को डराने वाली कोई बात नहीं थी। सर जॉन रॉस और मैकलर ने आर्कटिक क्षेत्रों में लगातार 3 सर्दियां बिताई थीं। उन्होंने जो किया था, वह भी कर सकता था। यदि मैं बफिन सागर के उत्तर में स्मिथ जल्द मरुमध्य तक पहुंच पाता, तो अब तक मैं ध्रुव पर पहुंच चुका होता। उसने अफसोस के साथ डॉक्टर से कहा। कोई बात नहीं, कैप्टन, डॉक्टर ने उत्तर दिया, हम 75वीं के बजाय 99वीं मध्याह्न रेखा तक पहुंचेंगे। यदि सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं, तो यह और भी निश्चित है कि सभी मध्याह्न रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं। 31 अगस्त को थर्मामीटर 13 डिग्री पर था। नौगम्य मौसम का अंत निकट आ रहा था। फॉरवर्ड ने एक्समाउथ द्वीप को स्टारबोर्ड पर छोड़ दिया, और 3 दिन बाद बेलचर चैनल के मध्य में टेबल द्वीप को पार कर गया। पहले के समय में शायद इस चैनल के माध्यम से बफिन सागर को फिर से हासिल करना संभव होता, लेकिन तब ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। समुद्र की यह भुजा पूरी तरह से बर्फ से घिरी हुई थी। जहां तक नजर जाती थी, बर्फ के मैदान फैले हुए थे, और ऐसा 8 महीने तक और होता। सौभाग्य से वे अभी भी बर्फ को बड़े क्लबों और पेटाद से तोड़ने की शर्त पर उत्तर की ओर कुछ मिनट और आगे बढ़ सकते थे। अब तापमान इतना कम था कि कोई भी हवा, चाहे वह विपरीत हवा ही क्यों न हो, स्वागत योग्य थी, क्योंकि शांत होने पर समुद्र एक ही रात में जम जाता है। फॉरवर्ड अपनी वर्तमान स्थिति में हवाओं, हिमखंडों और चैनल से बहाव के संपर्क में सर्दी नहीं बिता सकता था। सबसे पहले एक आश्रय की तलाश करनी थी,
हेटेरस को उम्मीद थी कि वह न्यू कॉर्नवाल के तट पर पहुंच जाएगा और एल्बर्ट पॉइंट के ऊपर एक ऐसी खाड़ी ढूंढ लेगा जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो। इसलिए उसने दृढ़ता के साथ उत्तर की ओर अपना रास्ता जारी रखा। लेकिन 8 तारीख को उसके सामने एक अभेद्य बर्फ का टीला था और तापमान 10 डिग्री था। हेटेरस ने जहाज को खतरे में डालते हुए और कौशल के बल पर खतरे से बाहर निकलते हुए रास्ता बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। उस पर नासमझी, विचार की कमी, मूर्खता, अंधेपन का आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन वह एक अच्छा नाविक था और सबसे अच्छे नाविकों में से एक था। फॉरवर्ड की स्थिति वास्तव में खतरनाक हो गई थी। समुद्र उसके पीछे बंद हो गया था और कुछ ही घंटों में बर्फ इतनी सख्त हो गई कि लोग उस पर दौड़ सकते थे और जहाज को पूरी सुरक्षा के साथ खींच सकते थे। हेटेरस ने पाया कि वह बाधा को पार नहीं कर सकता, इसलिए उसने सामने से उस पर हमला करने का संकल्प लिया। उसने 8 से 10 पाउंड पाउडर के अपने सबसे मजबूत ब्लास्टिंग सिलेंडर का इस्तेमाल किया। उन्होंने बर्फ की मोटी परत में एक छेद करके उसे बर्फ से भर दिया, सिलेंडर को क्षैतिज स्थिति में रखने का ध्यान रखते हुए, ताकि बर्फ का एक बड़ा हिस्सा विस्फोट के लिए समर्पित हो सके। अंत में उन्होंने बाती को जलाया, जिसे गुट्टा पर्चा ट्यूब द्वारा संरक्षित किया गया था। वे विस्फोट करने में लगे रहे, क्योंकि वे आरी नहीं चला सकते थे, क्योंकि आरी तुरंत बर्फ में फंस जाती थी। हेटेरस को अगले दिन पास होने की उम्मीद थी, लेकिन रात के दौरान एक भयंकर हवा चली और समुद्र अपनी बर्फ की परत के नीचे उठ गया, जैसे कि किसी पनडुब्बी के शोर से हिल गया हो, और पायलट की भयभीत आवाज चिल्लाती हुई सुनाई दी, पीछे देखो। हेटेरस ने संकेतित दिशा की ओर रुख किया और धुंधले अंधेरे में उसने जो देखा वह भयावह था। एक ऊंचा हिमखंड जो उत्तर की ओर से वापस आ रहा था, हिमस्खलन की गति से जहाज की ओर बढ़ रहा था। सभी लोग डेक पर आ जाएं, कप्तान ने चिल्लाकर कहा। लुढ़कता हुआ पहाड़ मुश्किल से आधा मील दूर था। बर्फ के टुकड़े रेत के विशाल कणों की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। तूफान पूरे जोर से भड़क रहा था। देखिए मिस्टर क्लोबोनी, जॉनसन ने डॉक्टर से कहा, हम अब खतरे में हैं। हाँ, डॉक्टर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ये काफी डरावना लग रहा है। यह एक हमला है जिसका हमें प्रतिकार करना होगा, नाविक ने उत्तर दिया। ये जल प्रलय से पहले के जानवरों का झुंड लग रहा है जो ध्रुव पर रहने वाले थे। वे कोशिश कर रहे हैं कि कौन पहले यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, जॉनसन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम उनके स्पाइक्स में से एक को अपने अंदर नहीं घुसाएंगे। ये घेराबंदी है, चलो प्राचीर की ओर भागें। और वे पीछे की ओर तेजी से बढ़े, जहाँ चालक दल डंडों, लोहे की सलाखों और हाथ की कीलों से लैस होकर दुर्जय या दुश्मन को पीछे हटाने के लिए तैयार हो रहा था। हिमस्खलन करीब आ रहा था और अपने मार्ग में फंसी बर्फ की चट्टानों के जुड़ने से बड़ा हो गया। हेटेरस ने धमकी देने वाली रेखा को तोड़ने के लिए धनुष में तोप चलाने का आदेश दिया, लेकिन यह आ गया और ब्रेग पर चढ़ गया। एक बड़ी चटकने वाली आवाज सुनाई दी और जैसे ही यह ब्रेग के स्टारबोर्ड पर टकराया, उसकी बैरिकेडिंग का एक हिस्सा टूट गया। हेटेरस ने अपने आदमियों को स्थिर रहने और बर्फ के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ये ब्लॉकों में आया, उनमें से कुछ का वजन कई 100 वजन था जो जहाज के किनारे से आ गए, छोटे वाले जो शीर्ष पालों तक ऊपर उछले, छोटे कीलों में गिर गए जिससे आवरण टूट गए और रस्सियां कट गईं। जहाज पर इन असंख्य दुश्मनों ने चढ़ाई की जो एक ब्लॉक में फॉरवर्ड जैसे 100 जहाजों को कुचल सकते थे। कुछ नाविक बर्फ से दूर रहने की कोशिश करते हुए बुरी तरह घायल हो गए और बोल्टन का बायां कंधा फट गया। शोर बहरा कर देने वाला था। डिक इस नए तरह के दुश्मन पर क्रोध से चिल्लाया। रात का अंधेरा स्थिति की भयावहता को बढ़ाने के लिए आया था, लेकिन धमकी देने वाले ब्लॉकों को छिपा नहीं सका। उनकी सफ़ेद सतह प्रकाश की अंतिम किरणें प्रतिबिंबित कर रही थी। हिमखंडों के साथ चालक दल के अजीब संघर्ष के बीच हेटेरस के आदेश सुने गए। जहाज जबरदस्त दबाव के आगे झुक गया, लारबोर्ड की ओर झुक गया और उसके मुख्य यार्ड का छोर हिमखंड के खिलाफ एक बटरास की तरह झुक गया और उसके मस्तूल को तोड़ने की धमकी दी। हेटेरस ने खतरे को देखा। यह एक भयानक क्षण था। ब्रेग के पूरी तरह पलट जाने की धमकी दी और मस्तूल बह सकता था। एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो स्टीमर के जितना बड़ा था,
उसके पतवार के पास आ गया। ये लहरों पर और ऊपर उठ गया। ये पहले से ही पूप से ऊपर था। ये फॉरवर्ड के ऊपर गिर गया। सब कुछ खो गया था। यह अब सीधा था, बहादुर यार्डों से अधिक ऊंचा, और यह अपनी नींव पर हिल रहा था। चालक दल से आतंक की चीख निकल गई। हर कोई स्टारबोर्ड की ओर भाग गया। लेकिन इस पर स्टीमर पूरी तरह से ऊपर उठ गया था और थोड़ी देर के लिए वह हवा में निलंबित प्रतीत हुआ और फिर से बर्फ के ब्लॉकों पर गिर गया। फिर वह तब तक लुढ़का जब तक कि उसके तख्ते फिर से नहीं टूट गए। 1 मिनट के बाद, जो एक सदी जैसा लगा, उसने खुद को फिर से अपने प्राकृतिक तत्व में पाया। उसने बर्फ का ढेर पार कर लिया है। जॉनसन चिल्लाया, जो ब्रिगेड के अगले हिस्से की ओर दौड़ा था। भगवान का शुक्र है, हेटेरस ने उत्तर दिया। अब ब्रिगेड बर्फ के एक तालाब के बीच में थी, जिसने उसे हर तरफ से घेर रखा था, और हालांकि उसकी कील पानी में थी, वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। वह अचल थी, लेकिन बर्फ का मैदान उसके लिए आगे बढ़ रहा था। जॉनसन चिल्लाया, हम बह रहे हैं, कप्तान। हमें बह जाना चाहिए, हेटेरस ने उत्तर दिया। हम अपनी मदद नहीं कर सकते। जब दिन का उजाला हुआ, तो देखा गया कि ब्रेग तेजी से उत्तर की ओर बह रही थी, साथ ही पनडुब्बी की धारा भी बह रही थी। तैरता हुआ द्रव्यमान फॉरवर्ड को अपने साथ ले गया। दुर्घटना की स्थिति में, जब ब्रेग अपनी तरफ गिर सकती थी या बर्फ के दबाव से कुचल सकती थी, तो हेटेरस ने डेक पर कुछ प्रावधान रखे थे, साथ ही शिविर के लिए सामग्री, चालक दल के कपड़े और कंबल भी। इसी तरह की परिस्थितियों में कैप्टन मैकलर से उदाहरण लेते हुए, उन्होंने ब्रेग को हवा से भरे झूलों की एक बेल्ट से घेर दिया, ताकि उसे नुकसान की मोटाई से बचाया जा सके। बर्फ जल्द ही 7 डिग्री के तापमान पर जम गई, और जहाज बर्फ की एक दीवार से घिर गया, जिसके ऊपर केवल उसके मस्तूल दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 7 दिनों तक इसी तरह से नौवहन किया। न्यू कॉर्नवाल के पश्चिमी छोर, पॉइंट एल्बर्ट को 10 सितंबर को देखा गया, लेकिन जल्द ही गायब हो गया। वहां से बर्फ का मैदान पूर्व की ओर बह गया। यह उन्हें कहाँ ले जाएगा? उन्हें कहाँ रुकना चाहिए? कौन बता सकता था? चालक दल प्रतीक्षा करता रहा और लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। आखिरकार 15 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे बर्फ का मैदान शायद किसी दूसरे मैदान से टकराने के कारण रुक गया, जिससे ब्रिगेड को जोरदार झटका लगा और वह स्थिर हो गया। हेटेरस ने खुद को अज्ञात समुद्र के बीच में अक्षांश 78 डिग्री 15 और देशांतर 95 डिग्री 35 पर जमीन की दृष्टि से बाहर पाया, जहां भूगोलवेताओं ने फ्रोजन पोल को रखा है। सर्दियों की तैयारी। दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध की तुलना में समानांतर अक्षांशों में ठंडा है, लेकिन नए महाद्वीप का तापमान अभी भी दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में 15 डिग्री कम है, और अमेरिका में जमे हुए ध्रुव के नाम से जाने जाने वाले देश सबसे भयानक हैं। वर्ष का औसत तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे है। वैज्ञानिक लोग, और उनमें से डॉक्टर क्लोबोनी, इस तथ्य को निम्नलिखित तरीके से समझाते हैं। उनके अनुसार, अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों की प्रचलित हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती हैं। वे प्रशांत महासागर से समान और सहनीय तापमान के साथ आती हैं, लेकिन आर्कटिक समुद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फ से ढके विशाल अमेरिकी क्षेत्र को पार करना पड़ता है। वे इसके संपर्क में आकर ठंडे हो जाते हैं और फिर अपने ठंडे हिंसा से हाइपरबोरियन क्षेत्रों को ढक लेते हैं। हेटेरस ने खुद को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा देखे गए देशों से परे जमे हुए ध्रुव पर पाया, इसलिए उन्हें बर्फ के बीच खोए हुए जहाज पर एक भयानक सर्दी की उम्मीद थी, जिसमें चालक दल लगभग विद्रोही था। उन्होंने अपनी अभ्यस्त ऊर्जा के साथ इन खतरों का सामना करने का संकल्प लिया। जॉनसन के अनुभव की मदद से उन्होंने सर्दियों के लिए जरूरी सभी उपाय करना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से उन्हें न्यू कॉर्नवाल से 250 मील दूर घसीटा गया था, जो कि आखिरी खोजा गया देश था। वह बर्फ के मैदान में ग्रेनाइट के बिस्तर की तरह मजबूती से जकड़े हुए थे, और धरती पर कोई भी ताकत उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती थी। आर्कटिक की सर्दी के दौरान विशाल समुद्र में अब पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। जहां तक नजर जाती थी, बर्फ के मैदान फैले हुए थे, हिमखंडों से भरे हुए थे, और फॉरवर्ड 3 दिशाओं में सबसे ऊंचे 3 हिमखंडों से सुरक्षित था। केवल दक्षिण पूर्वी हवा ही उस तक पहुंच सकती थी। अगर हिमखंडों की जगह चट्टानें होती, बर्फ की जगह हरियाली होती,
और समुद्र फिर से अपनी तरल अवस्था में होता तो ब्रिगेड सुरक्षित रूप से एक सुंदर खाड़ी में लंगर डाले हुए होती, जो सबसे खराब हवाओं से सुरक्षित होती। लेकिन ऐसे अक्षांश में यह एक दयनीय स्थिति थी। उन्हें ब्रिगेड को उसके लंगर के जरिए बांधना पड़ा, भले ही वह स्थिर हो। उन्हें पनडुब्बी धाराओं और बर्फ के टूटने के लिए तैयार रहना पड़ा। जब जॉनसन को पता चला कि वे कहाँ हैं, तो उसने सर्दियों के लिए सब कुछ तैयार करने में सबसे बड़ी सावधानी बरती। ये कप्तान का हमेशा का दुर्भाग्य है, उसने डॉक्टर से कहा। हमारे पूरे दस्ताने का सबसे अप्रिय हिस्सा कट गया है। कोई बात नहीं, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। डॉक्टर के लिए वह इस स्थिति से खुश था। वह इसे किसी और के लिए नहीं बदलता। उसे बर्फीले ध्रुव पर सर्दी बिताना अच्छा लगता था। चालक दल पालों पर काम करने के लिए तैयार था, जिन्हें नीचे नहीं उतारा गया था और होल्ड में रखा गया था, जैसा कि इन क्षेत्रों में सर्दी बिताने वाले पहले लोगों ने समझदारी भरा समझा था। उन्हें उनके बक्सों में मोड़ दिया गया था और बर्फ ने जल्द ही उन्हें एक अभेद्य आवरण बना दिया था। कौवा का घोंसला भी अपनी जगह पर बना रहा, एक समुद्री वेधशाला के रूप में काम कर रहा था। केवल रस्सियां हटा दी गईं। ब्राइग के चारों ओर के मैदान के उस हिस्से को काटना आवश्यक हो गया, जो दबाव से पीड़ित होने लगा था। यह एक लंबा और दर्दनाक काम था। कुछ दिनों में कील साफ हो गई और जांच करने पर पाया गया कि इसकी संरचना की मजबूती के कारण इसे बहुत कम नुकसान हुआ था। केवल इसकी तांबे की परत लगभग पूरी तरह से उखड़ गई थी। जब जहाज को एक बार मुक्त किया गया तो वह कम से कम 9 इंच ऊपर उठ गया। फिर चालक दल ने कील के आकार में बर्फ को तिरछा कर दिया और मैदान फिर से पुल के नीचे बन गया और बाहर से दबाव का पर्याप्त प्रतिरोध किया। डॉक्टर ने इस सारे काम में मदद की। उसने बर्फ काटने वाले चाकू का कुशलता से इस्तेमाल किया। उसने अपने खुशमिजाज स्वभाव से नाविकों को उकसाया। उसने खुद को और दूसरों को निर्देश दिया और जहाज के नीचे बर्फ पाकर खुश हुआ। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी सावधानी है। जॉनसन ने कहा, हम इसके बिना नहीं रह सकते थे, मिस्टर क्लॉबोनी। अब हम गनवेल जितनी ऊंची बर्फ की दीवार खड़ी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे 10 फीट मोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सामग्री है। यह एक बढ़िया विचार है, डॉक्टर ने जवाब दिया। बर्फ गर्मी का खराब संवाहक है। यह इसे अवशोषित करने के बजाय परावर्तित कर देता है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। ये सच है, जॉनसन ने कहा। हम ठंड से बचने के लिए एक किला बनाएंगे और जानवरों से भी, अगर वे हमसे मिलने का मन बना लेते हैं। जब काम पूरा हो जाएगा तो यह जवाब देगा, मैं आपको बता सकता हूँ। हम बर्फ में 2 सीढ़ियाँ बनाएंगे, एक जहाज से और दूसरी बाहर से। जब हम सीढ़ियाँ काट लेंगे तो हम उन पर पानी डालेंगे और यह उन्हें चट्टान की तरह सख्त कर देगा। हमारे पास एक शाही सीढ़ी होगी। यह अच्छी बात है कि ठंड से बर्फ और हिमपात होता है और इसलिए हमें इससे खुद को बचाने का साधन मिलता है। मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए। डेक पर तारकोल की छत बिछाई गई थी और उसे ब्रिगेड के किनारों तक उतारा गया था। इस तरह से यह सभी बाहरी प्रभावों से सुरक्षित था और एक शानदार सैरगाह बन गया था। ये 2.5 फीट बर्फ से ढका हुआ था, जिसे तब तक पीटा गया था जब तक कि यह बहुत कठोर न हो जाए, और उसके ऊपर उन्होंने रेत की एक परत डाल दी, जिससे ये पूरी तरह से मैकडेम हो गया। डॉक्टर ने कहा, कुछ पेड़ों के साथ मैं खुद को हाइड पार्क में या बेबीलोन के किसी लटकते हुए बगीचे में कल्पना कर सकता हूँ। उन्होंने ब्राइग से थोड़ी दूरी पर एक छेद बनाया। यह एक कुएं की तरह गोल था। वे हर सुबह बर्फ तोड़ते थे। ये कुआं आग लगने की स्थिति में या चालक दल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बार बार स्नान करने के लिए उपयोगी था। अपने ईंधन को बचाने के लिए उन्होंने एक फ्रांसीसी फ्रांकोइस अरागो द्वारा आविष्कार किए गए एक उपकरण के माध्यम से अधिक गहराई से पानी निकाला। आमतौर पर जब कोई जहाज सर्दियों में होता है तो उस पर लगे सभी सामान तट पर पत्रिकाओं में रखे जाते हैं, लेकिन बर्फ के मैदान के बीच में ऐसा करना असंभव था। ठंड और नमी के खिलाफ हर एहतियात बरती गई थी। लोगों को ठंड का विरोध करने और नमी के आगे झुकने के लिए जाना जाता है, इसलिए दोनों से सावधान रहना पड़ा। फॉरवर्ड को विशेष रूप से इन क्षेत्रों के लिए बनाया गया था
और आम कमरे को बुद्धिमानी से व्यवस्थित किया गया था। उन्होंने कोनों पर युद्ध किया था, जहां पहले नमी शरण लेती है। अगर यह बिल्कुल गोलाकार होता तो ये बेहतर होता, लेकिन एक विशाल स्टोव द्वारा गर्म और अच्छी तरह से हवादार होने के कारण ये बहुत आरामदायक था। दीवारों पर ऊनी कपड़ों की बजाय हिरन की खाल लगी हुई थी, क्योंकि ऊन वाष्प को संघनित करती है और वातावरण को नमी से भर देती है। विभाजन को नीचे गिरा दिया गया था और अधिकारियों के पास एक बड़ा आरामदायक कमरा था, जिसे एक स्टोव से गर्म किया जाता था। इस कमरे और चालक दल के कमरे में एक प्रकार का एंटीचैम्बर था, जो बाहरी दुनिया से सभी सीधे संचार को रोकता था और गर्मी को बाहर जाने से रोकता था। इसने चालक दल को एक तापमान से दूसरे तापमान में धीरे धीरे जाने दिया। उन्होंने अपने बर्फ से ढके कपड़ों को इन एंटीचैम्बर में छोड़ दिया और किसी भी अस्वास्थ्यकर तत्व को अंदर आने से रोकने के लिए जानबूझकर वहां रखे गए स्क्रैपर्स पर अपने पैर रगड़े। कैनवस की नली से स्टोव को हवा खींचने के लिए जरूरी हवा अंदर आती थी, दूसरी नली भाप के लिए निकास पाइप के रूप में काम आती थी। 2 कमरों में 2 कंडेंसर लगाए गए थे। वे भाप को बाहर निकलने देने के बजाय उसे इकट्ठा करते थे और हफ्ते में 2 बार खाली किए जाते थे। कभी कभी उनमें कई बुशेल बर्फ होती थी। हवा की पाइपों की मदद से आग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था और पाया गया कि कमरों में 50 डिग्री का तापमान बनाए रखने के लिए बहुत कम ईंधन की जरूरत थी। लेकिन हेटेरस ने दुख के साथ देखा कि उसके पास सिर्फ 2 महीने तक जलाने के लिए पर्याप्त कोयला बचा था। जिन कपड़ों को धोना जरूरी था, उनके लिए एक सुखाने का कमरा तैयार किया गया था, क्योंकि उन्हें हवा में नहीं लटकाया जा सकता था या वे जमकर खराब हो जाते। मशीन के नाजुक हिस्सों को सावधानी से टुकड़ों में अलग किया गया और जिस कमरे में उन्हें रखा गया था, उसे हवा से बंद कर दिया गया। जहाज पर जीवन के नियम हेटेरस ने बनाए और कॉमन रूम में टांग दिए। लोग सुबह 6 बजे उठते थे और उनके झूले हफ्ते में 3 बार हवा के संपर्क में आते थे। दोनों कमरों के फर्श को हर सुबह गर्म रेत से रगड़ा जाता था। हर भोजन में उबलती हुई चाय परोसी जाती थी और सप्ताह के विभिन्न दिनों के अनुसार भोजन में यथासंभव विविधता होती थी। इसमें रोटी, आटा, गाय का मांस और किशमिश, चीनी, कोको, चाय, चावल, नींबू का रस, संरक्षित मांस, नमकीन गाय और सुअर का मांस, अचार वाली गोभी और अन्य सब्जियां शामिल होती थीं। रसोई आम कमरों के बाहर थी और इस प्रकार पुरुष इसकी गर्मी से वंचित थे, लेकिन खाना पकाना वाष्पीकरण और आर्द्रता का एक निरंतर स्रोत है। मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत हद तक उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। इन उच्च अक्षांशों के अंतर्गत जितना संभव हो उतना पशु भोजन खाना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ने भोजन सूची तैयार करने की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, हमें एस्क्विमॉक्स से उदाहरण लेना चाहिए। उन्होंने प्रकृति से सबक सीखा है और वे हमारे शिक्षक हैं। हालांकि अरब और अफ्रीकी लोग कुछ खजूर और मुट्ठी भर चावल पर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत अलग है, जहाँ हमें बहुत ज्यादा और बार बार खाना पड़ता है। एस्क्विमॉक्स एक दिन में 10 से 15 पाउंड तेल सोख लेते हैं। अगर आपको तेल पसंद नहीं है, तो आपको चीनी और वसा से भरपूर चीजों का सहारा लेना चाहिए। एक शब्द में, आप अपने अंदर के चूल्हे में कार्बन चाहते हैं, जितना कि वहाँ के चूल्हे को कोयला चाहिए। हर आदमी को आग से निकले हुए आधे जमे हुए पानी में नहाने के लिए मजबूर किया गया। डॉक्टर ने एक उदाहरण पेश किया। उसने पहले तो वैसा ही किया जैसा हम सभी अप्रिय काम करते हैं जिन्हें करने के लिए हम बाध्य महसूस करते हैं, लेकिन जल्द ही उसे इसमें बहुत मजा आने लगा। जब पुरुषों को शिकार करने या काम करने के लिए बाहर जाना होता था तो उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी कि वे ठंड से न झुलसे, और अगर गलती से ऐसा हो भी जाता तो वे जल्दी से बर्फ से प्रभावित हिस्से को रगड़कर रक्त संचार को वापस लाते। सिर से पैर तक सावधानी से ऊनी कपड़े पहनने के अलावा पुरुषों ने हिरन की खाल और सील की खाल के बने पतलून पहने थे, जिसके अंदर हवा का प्रवेश असंभव था। इन सभी तैयारियों में लगभग 3 सप्ताह लगे और 10 अक्टूबर बिना किसी उल्लेखनीय घटना के निकल गया। एक बूढ़ी लोमड़ी। उस दिन थर्मामीटर 0 से 3 डिग्री नीचे चला गया था। मौसम काफी शांत था और हवा के बिना ठंड सहनीय थी। हेटेरस ने आसपास के मैदानों का पता लगाने के लिए वातावरण की स्पष्टता का लाभ उठाया। वह उत्तर की ओर सबसे ऊंचे हिमखंडों में से एक पर चढ़ गया
और जहां तक उसकी दूरबीन उसे दिखा सकती थी, उसे बर्फ के मैदान और हिमखंडों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं भी कोई जमीन नहीं, बल्कि अराजकता की सबसे दुखद छवि। वह जहाज पर वापस आया और अपनी कैद की संभावित अवधि की गणना करने की कोशिश कर रहा था। शिकारी, और उनमें से डॉक्टर जेम्स वॉल, सिम्पसन, जॉनसन और बेल, जहाज को ताज़ा मांस की आपूर्ति करने में विफल नहीं हुए। पक्षी गायब हो गए थे, वे कम कठोर दक्षिणी जलवायु में चले गए थे। इन अक्षांशों में केवल तीतर, एक प्रकार का तीतर ही सर्दियों में रहता है, उन्हें आसानी से मार दिया जाता है और उनकी बड़ी संख्या से शिकार की प्रचुर आपूर्ति का वादा किया जाता है। वहाँ बहुत सारे खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, अर्मन और भालू थे। किसी भी खिलाड़ी, अंग्रेज, फ्रांस या नॉर्वेजियन के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उन्हें प्राप्त करना मुश्किल था और सफ़ेद मैदानों पर उनके फर की सफ़ेदी से उन्हें अलग करना मुश्किल था। जब तीव्र ठंड आती है तो उनके फर का रंग बदल जाता है और सफ़ेद उनका सर्दियों का रंग है। डॉक्टर ने पाया कि फर का ये परिवर्तन तापमान के परिवर्तन के कारण नहीं होता है, क्योंकि यह अक्टूबर के महीने में होता है और यह केवल प्रोविडेंस द्वारा उन्हें बोरियल सर्दियों की कठोरता से बचाने के लिए एक एहतियात है। सील अपनी सभी किस्मों में प्रचुर मात्रा में थीं और शिकारियों द्वारा विशेष रूप से उनकी खाल के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी चर्बी के लिए भी खोजी जाती थीं, जो बहुत गर्म होती है। इसके अलावा इन जानवरों का जिगर उत्कृष्ट ईंधन बनाता है। उनमें से सैकड़ों देखे जा सकते थे और ब्रिगेड के उत्तर में 2 या 3 मील की दूरी पर बर्फ सचमुच इन विशाल उभयचरों द्वारा किए गए छिद्रों से पूरी तरह छिद्रित थी। केवल वे शिकारियों को दूर से ही सूंघ सकते थे और कई घायल थे जो बर्फ के नीचे छिपकर बच गए। हालांकि 19 तारीख को सिम्पसन जहाज से लगभग 100 गज की दूरी पर एक को पकड़ने में कामयाब रहा। उसने इसके शरण के छेद को बंद करने के लिए सावधानी बरती थी ताकि यह शिकारियों की दया पर रहे। जानवर को मारने के लिए कई गोलियां लगीं, जिसकी लंबाई 9 फीट थी। इसका बुलडॉग सिर, इसके जबड़ों में 16 दांत, पंखों के आकार के इसके बड़े पेक्टोरल पंख और इसकी छोटी पूंछ पंखों की एक और जोड़ी से सुसज्जित इसे डॉगहाउंड मछली के परिवार का एक अच्छा नमूना बनाती है। डॉक्टर अपने प्राकृतिक इतिहास संग्रह के लिए सिर को सुरक्षित रखना चाहता था और भविष्य में उपयोग के लिए उसकी खाल को उन्हें एक तेज और सस्ती प्रक्रिया द्वारा तैयार किया। उसने जानवर के शरीर को बर्फ के छेद में डाल दिया और हजारों छोटे झींगों ने जल्द ही सारा मांस खा लिया। आधे दिन में काम पूरा हो गया और लिवरपूल के सम्मानित निगम के सबसे कुशल चमड़ा बनाने वालों ने इससे बेहतर सफलता नहीं पाई। जैसे ही सूर्य शरद विषुव पार कर गया, यानी 23 सितंबर को आर्कटिक क्षेत्रों में सर्दी शुरू हो गई। 23 अक्टूबर को सूर्य पूरी तरह से गायब हो जाता है, अपनी तिरछी किरणों से बर्फीले पहाड़ों की चोटियों को रोशन कर देता है। डॉक्टर ने उसे एक यात्री की तरह विदाई दी। वो फरवरी तक उसे फिर से नहीं देखने वाला था, लेकिन सूर्य की इस लंबी अनुपस्थिति के दौरान अंधकार पूर्ण नहीं होता। चंद्रमा हर महीने अपनी जगह लेने के लिए आता है। तारों की रोशनी बहुत तेज होती है और इसके अलावा अक्सर ऑरोरा बोरेलिस होता है और बर्फीले क्षितिज के लिए एक विशिष्ट अपवर्तन होता है। इसके अलावा 21 दिसंबर को अपने सबसे बड़े ऑस्ट्रेलियाई झुकाव के समय सूर्य अभी भी ध्रुवीय क्षितिज से केवल 13 डिग्री दूर है, इसलिए कुछ घंटों के लिए गोधूली होती है। केवल कोहरा, धुंध और बर्फ के तूफान अक्सर इन क्षेत्रों को पूरी तरह से अंधकार में डुबो देते हैं। हालांकि इस समय मौसम काफी अनुकूल था। तीतर और खरगोश ही ऐसे जानवर थे जिन्हें शिकायत करने का अधिकार था, क्योंकि खिलाड़ियों ने उन्हें एक पल का भी चैन नहीं लेने दिया। उन्होंने कई लोमड़ी जाल बिछाए, लेकिन संदिग्ध जानवर खुद को इतनी आसानी से फंसने नहीं देते थे। वे अक्सर जाल के नीचे से बर्फ को खुरचकर जाल को खाते आते। डॉक्टर उन्हें बहुत चाहता था, क्योंकि वह उन्हें खुद नहीं पकड़ सकता था। 25 अक्टूबर को थर्मामीटर पर 0 से 4 डिग्री से अधिक नीचे तापमान था। एक भयंकर तूफान आया। हवा बर्फ से भरी हुई थी, जिससे फॉरवर्ड तक प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच पा रही थी। कई घंटों के दौरान वे बेल और सिम्पसन को लेकर बहुत बेचैन थे, जो शिकार करते हुए बहुत दूर चले गए थे। वे अगले दिन तक जहाज पर नहीं पहुंचे, पूरा दिन अपने हिरन की खाल में लेटे रहने के बाद। तूफान एक हफ्ते तक बिना रुके चलता रहा। बाहर निकलना नामुमकिन था।
एक ही दिन में तापमान 15 और 20 डिग्री बदल जाता था। अपनी मजबूरी भरी आलस्य भरी जिंदगी के दौरान हर कोई अपने आप में जीता था। कुछ सोते थे, दूसरे धूम्रपान करते थे या फुसफुसाते हुए बातें करते थे। जब डॉक्टर या जॉनसन को आते देखते तो रुक जाते थे। पुरुषों के बीच कोई नैतिक एकता नहीं थी। वे केवल शाम की प्रार्थना के लिए मिलते थे और रविवार को ईश्वरीय सेवा के लिए। क्लिफ्टन ने अनुमान लगाया था कि एक बार 78वीं समानांतर नदी साफ हो जाने पर इनाम में उसका हिस्सा 375 पाउंड होगा। उसने सोचा कि यह पर्याप्त है और उसकी महत्वाकांक्षा इससे आगे नहीं बढ़ी। दूसरे भी इसी राय के थे और केवल इतनी कीमत पर अर्जित धन का आनंद लेने के बारे में सोचते थे। हेटेरस को शायद ही कभी देखा जाता था। वह न तो शिकार में भाग लेता था और न ही अन्य भ्रमणों में। उसे मौसम संबंधी घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो डॉक्टर की प्रशंसा को उत्तेजित करती थीं। वह एक विचार के लिए जीता था। इसे 3 शब्दों में समझा जा सकता था, उत्तरी ध्रुव। वह लगातार उस पल का इंतजार कर रहा था जब फॉरवर्ड एक बार फिर से आज़ाद होकर अपनी साहसिक यात्रा फिर से शुरू करेगा। संक्षेप में, यह एक उदासी भरा जीवन था। गति के लिए बनाई गई ब्रिगेड एक स्थिर आवास के रूप में बिल्कुल बेमेल लगती थी। बर्फ और बर्फ से ढकी हुई उसकी मूल आकृति को पहचाना नहीं जा सकता था और वह एक जीवंत तमाशा से कुछ भी नहीं थी। इन खाली घंटों के दौरान डॉक्टर ने अपने यात्रा नोटों को व्यवस्थित किया। जिन नोटों से यह इतिहास लिया गया है वह कभी निष्क्रिय नहीं रहा और उसका मूड एक जैसा ही रहा। केवल वह ये देखकर बहुत खुश हुआ कि तूफान थम गया है ताकि वह एक बार फिर शिकार पर निकल सके। 3 नवंबर को सुबह 6 बजे 0 से 5 डिग्री नीचे के तापमान पर वह जॉनसन और बेल के साथ चल पड़ा। बर्फ के मैदान समतल थे। बर्फ जिसने जमीन को मोटे तौर पर ढका था ठंड से जम गई थी, जिससे जमीन चलने लायक थी। उनके कदमों के निशान बर्फ पर पड़ गए थे और चांद ने उनके किनारों को रोशन कर दिया था, जिससे वे शिकारियों के पीछे एक चमकदार रास्ते की तरह लग रहे थे जिनकी परछाइयां बर्फ पर आश्चर्यजनक रूपरेखा के साथ पड़ रही थीं। डॉक्टर अपने दोस्त डिक को साथ ले गया था। वह उसे ग्रीनलैंड के कुत्तों की तुलना में शिकार के पीछे दौड़ाने के लिए पसंद करता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि ग्रीनलैंड के कुत्तों को अपने समशीतोष्ण जलवायु वाले भाइयों की गंध नहीं आती। डिक दौड़ता रहा और कई बार भालू के पैरों के निशान दिखाता रहा, लेकिन उसके कौशल के बावजूद शिकारियों ने 2 घंटे चलने के बाद भी एक खरगोश को नहीं मारा था। क्या आपको लगता है कि खेल भी खराब हो गया है? डॉक्टर ने एक टीले के नीचे रुकते हुए पूछा। ऐसा ही लगता है, मिस्टर क्लोबोनी, बड़ाई ने उत्तर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, जॉनसन ने जवाब दिया। खरगोश, लोमड़ी और भालू इस जलवायु के आदी हैं। मेरा मानना है कि देर से आए तूफान की वजह से वे गायब हो गए हैं, लेकिन दक्षिणी हवाओं के साथ वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। अगर आपने हिरन या कस्तूरी बैल कहा होता तो बात अलग होती, लेकिन ऐसा लगता है कि वे भी मेलविले द्वीप में सैनिकों के रूप में पाए जाते हैं, डॉक्टर ने उत्तर दिया। वो बहुत दूर दक्षिण में है। मैं आपको बताता हूँ, जब पेरी वहाँ सर्दियाँ बिताता था तो उसके पास हमेशा उतना ही शिकार होता था जितना वह चाहता था। हम इतने अमीर नहीं हैं, बेल ने कहा। अगर हमें भालू का मांस भरपूर मात्रा में मिल जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। भालुओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि वे सभ्य बनना चाहते हैं, जॉनसन ने कहा। बेल भालू के मांस के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उसके मांस या त्वचा से ज़्यादा उसकी चर्बी चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं, जॉनसन, आप हमेशा ईंधन के बारे में सोचते रहते हैं। मैं इसके बारे में सोचने से कैसे बच सकता हूँ? मुझे पता है कि अगर हम इसके बारे में इतना सावधान रहे तो हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों के लिए ही पर्याप्त सामान बचेगा। हाँ, डॉक्टर ने उत्तर दिया, ये हमारा सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हम अभी नवंबर के आरंभ में हैं और फरवरी हिमीकृत क्षेत्र में वर्ष का सबसे ठंडा महीना है। तथापि यदि हमें भालू का तेल नहीं मिलता है तो हम सील के तेल पर भरोसा कर सकते हैं। ज़्यादा समय तक नहीं, मिस्टर क्लोबोनी, जॉनसन ने जवाब दिया। वे जल्द ही हमें भी छोड़ देंगे, या तो ठंड या डर के कारण वे जल्द ही बर्फ की सतह पर आना छोड़ देंगे। तो हमें भालुओं को पकड़ना होगा, डॉक्टर ने कहा।
वे इन देशों में सबसे उपयोगी जानवर हैं। वे भोजन, कपड़े, रोशनी और ईंधन प्रदान करते हैं। क्या तुम सुन रहे हो, डिक? उसने अपने दोस्त को दुलारते हुए कहा, हमें एक भालू चाहिए, इसलिए सावधान रहो। डॉक्टर के बोलते समय डिक बर्फ की गंध सूंघ रहा था। वह अचानक तीर की तरह उछल पड़ा। वह जोर से भौंका और उसकी दूरी के बावजूद खिलाड़ियों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। इतने कम तापमान में ध्वनि जिस अत्यधिक दूरी तक जाती है, वह आश्चर्यजनक है। इसकी बराबरी केवल उत्तरी आकाश में नक्षत्रों की चमक से ही की जा सकती है। डिक के भौंकने की आवाज़ सुनकर खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ पड़े। उन्हें लगभग 1 मील दौड़ना पड़ा और वे काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि ऐसे वातावरण में फेफड़े बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। डिक बर्फ के एक टीले के ऊपर एक विशाल पिंड से लगभग 50 कदम की दूरी पर इशारा कर रहा था। हमने उसे पकड़ लिया है, डॉक्टर ने निशाना साधते हुए कहा। और एक बढ़िया, बेल ने डॉक्टर की नकल करते हुए कहा। यह एक अजीब भालू है, जॉनसन ने अपने 2 साथियों पर गोली चलाने के लिए तैयार होकर कहा। डिक ने गुस्से से भौंकना शुरू कर दिया। बेल 20 फीट की दूरी पर आगे बढ़ा और गोली चलाई, लेकिन जानवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। जॉनसन अपनी बारी में आगे बढ़ा और सावधानी से निशाना साधते हुए उसने ट्रिगर खींच दिया। क्या? डॉक्टर चिल्लाया, अभी तक छुआ नहीं। क्यों? यह शापित अपवर्तन है। भालू कम से कम 1000 कदम दूर है। तीनों खिलाड़ी तेजी से उस जानवर की ओर दौड़े, जिसे गोली लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ था। वह बहुत बड़ा लग रहा था और हमले के खतरों की गणना किए बिना वे अपनी जीत पर खुश होने लगे। उचित दूरी पर पहुंचकर उन्होंने फिर से गोली चलाई। भालू, जो बुरी तरह घायल हो गया था, जोर से उछला और टीले के नीचे गिर गया। डिक ने खुद को उस पर फेंक दिया। डॉक्टर ने कहा, उस भालू को मारना मुश्किल नहीं था, केवल 3 गोलियां। बेल ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा और वह नीचे गिर गया। जॉनसन ने कहा, ये बहुत अनोखा है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, जब तक हम उस समय नहीं पहुंच जाते जब वह बुढ़ापे के कारण मर रहा होता है। ऐसा कहते हुए खिलाड़ी टीले के नीचे पहुंचे और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने डिक को एक सफ़ेद लोमड़ी के शरीर में अपने नुकीले दांतों के साथ पाया। खैर, मैंने कभी नहीं, बेल चिल्लाया। डॉक्टर ने कहा, हमने एक भालू को मारा और एक लोमड़ी मर गई। जॉनसन को समझ नहीं आया कि क्या कहें। क्यों? डॉक्टर ने ठहाका लगाकर कहा, ये फिर से अपवर्तन है। क्या मतलब है आपका, मिस्टर क्लोबोनी? बड़ाई ने पूछा। क्यों? इसने हमें आकार के बारे में धोखा दिया, न कि दूरी के बारे में। इसने हमें लोमड़ी की खाल में भालू दिखाया। ठीक है, जॉनसन ने जवाब दिया, अब वह हमें मिल गया है, हम उसे खा लेंगे। जॉनसन लोमड़ी को अपने कंधों पर उठाने ही वाला था जब वह बेल की तरह चिल्लाया, अच्छा, मैं कभी नहीं। यह क्या है? डॉक्टर ने पूछा। देखिए, मिस्टर क्लोबोनी, देखिए जानवर की गर्दन पर क्या है। ये निश्चित रूप से एक कौला है। कौला? डॉक्टर ने लोमड़ी के ऊपर झुकते हुए कहा। आधा घिसा हुआ कौला लोमड़ी की गर्दन पर था और डॉक्टर को लगा कि उसने उस पर कुछ खुदा हुआ देखा है। उसने उसे उतारकर जांच की। मेरे दोस्तों, वह भालू 12 साल से ज्यादा पुराना है, डॉक्टर ने कहा। ये जेम्स रॉस की लोमड़ियों में से एक है और उसके गले में कौला 1848 से ही बंधा हुआ है। क्या ये संभव है? बेल चिल्लाया। इसमें कोई संदेह नहीं है और मुझे खेद है कि हमने बेचारे जानवर को मार दिया। अपनी सर्दियों के दौरान जेम्स रॉस ने अपने जाल में बहुत सारे सफ़ेद लोमड़ियों को पकड़ा और उनके गले में पीतल के कौले डाले, जिन पर उनके जहाज़ों, एंटरप्राइज और इन्वेस्टिगेटर और स्टो पत्रिकाओं के ठिकाने उकेरे गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनमें से एक फ्रैंकलिन के अभियान से संबंधित कुछ लोगों के हाथों में पड़ सकता है। बेचारे जानवर ने जहाज के चालक दल के लोगों की जान बचाई होगी और यह हमारी गेंदों के नीचे आ गया है। खैर, हम उसे नहीं खाएंगे, जॉनसन ने कहा, खासकर जब वो 12 साल का हो गया है। वैसे भी, हम जिज्ञासा के लिए उसकी खाल रखेंगे। ऐसा कहकर उसने जानवर को अपने कंधों पर उठा लिया और वे तारों के मार्गदर्शन में जहाज की ओर चल पड़े। फिर भी उनका अभियान पूरी तरह निष्फल नहीं था। उन्होंने कई जोड़ी तीतर पकड़े।
फॉरवर्ड पहुंचने से 1 घंटे पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने डॉक्टर को चकित कर दिया। ये टूटते तारों की बारिश थी, उन्हें हजारों की संख्या में गिना जा सकता था, जैसे आतिशबाजी के प्रदर्शन में रॉकेट। वे चंद्रमा की रोशनी को फीके पड़ गए और यह सराहनीय नज़ारा कई घंटों तक चला। मोरावियन भाइयों ने 1799 में ग्रीनलैंड में एक ऐसा ही उल्का देखा था।